together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है द ग्रेट डिस्कवरीज. वेलकम बैक टू आवर शो द ग्रेट डिस्कवरीज. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे अनम. सीट बेल्ट्स ऑन, क्योंकि लेने वाले हैं हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की फ्लाइट जो ले जाएगी आपको सीधा इंटरनेट की फैसिनेटिंग दुनिया में. जी हाँ, इंटरनेट. आज है हमारे साथ एक खास मेहमान, मोहम्मद फसीउद्दीन सर, HOD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पॉलिटेक्निक मानू, हैदराबाद. सर अपने फील्ड में 19 ईयर्स से भी ज़्यादा का तजुर्बा रखते हैं. सर ने बीटेक और एमटेक JNTU हैदराबाद से किया है और सर की PhD NIT श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से है. सर मैं आपका इस शो में खैर मकदम करती हूँ. आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला. जी मैम. सर बात इंटरनेट की है तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरनेट क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. जी मैम, सबसे पहले हम इंटरनेट की तारीफ से शुरू करेंगे. इसका जो डेफिनेशन आता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. we can call as internet is a global network of interconnected computers. तो ये एक नेटवर्क है मैम, जिसके ज़रिए से दुनिया में जितने भी लोग हैं, ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. लोग अपने फ्रेंड्स के ज़रिए से, कलीग्स से, रिश्तेदारों से इस नेटवर्क के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे बातचीत के ताल्लुक़ से हो या फाइल शेयरिंग के ताल्लुक़ से हो, तो ये सब चीज़ों को ये इंटरनेट क्या है, सहूलत फ़राहम करता है. और जैसा आपका दूसरा सवाल है कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों अहम है, वाई इंटरनेट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इट्स बिकॉज इट फैसिलिटेट एजुकेशन में भी इसका बहुत अहम रोल है इंटरनेट का. और दूसरा सबसे अहम जो इंटरनेट का जो अहम रोल है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि इसी के ज़रिए से लोग एक दूसरे से इस नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं. और साथ ही साथ हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल है, बैंकिंग में है और शॉपिंग में इंटरनेट का इस्तेमाल है. दूसरा क्या है, इंटरनेट के ज़रिए से इंफॉर्मेशन को भी हम एक्सेस कर सकते हैं. जहाँ कहीं की भी इंफॉर्मेशन होना है, जैसा मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ताल्लुक़ से आप कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को क्या करेंगे, ब्राउज़ करेंगे और जो इंफॉर्मेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसा किसी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के ताल्लुक़ से हो या एडमिशन के ताल्लुक़ से हो या वहाँ की फैसिलिटीज़ के ताल्लुक़ से हो, तो आसानी से आप उस वेबसाइट के ज़रिए से उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेंगे, वहाँ की इंफॉर्मेशन आप हासिल करेंगे. तो ये इंटरनेट के फ़ायदे हैं. ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है जिसपे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. तो एक कंप्यूटर क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है. ना सिर्फ एक बिल्डिंग के, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वो जो कंप्यूटर है जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे कर सकते हैं.
जहाँ जी। भी लोग हैं हम उनसे कम्युनिकेट जी, कर जी, सकते जी, हैं मैम, इंटरनेट जी, के हाँ। जरिए। सर, इंटरनेट की अगर हम इंटरनेट आजकल इतना मकबूल हो गया है तो ये वजूद में किस तरह आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैम, सबसे पहले मुख्तसर सी एक हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। जी सर। सबसे पहले तो इंटरनेट कंप्यूटर पे एक्सेस होता है। जी इवन आज के पीरियड में हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक मिनी कंप्यूटर है। जी तो जब कंप्यूटर का जब दौर शुरू हुआ था ये 50s के पीरियड में, तो उसी वक्त जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे तो उनको ज़रूरत ये महसूस हो रही थी कि किस तरह हमारे जो रिसर्च के एक्टिविटीज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, जो आपस में जो कलीग्स जो मिलकर काम कर रहे थे, किस तरह से शेयर किया जाए। तो इस बात को जहन में रखते हुए एक प्रोजेक्ट कायम किया गया जिसका नाम है ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये 60s के पीरियड में कंप्यूटर आया, 50s के पीरियड में, 50s के आसपास जो कि इस्तेमाल में आया। फिर उसके बाद जैसा ज़रूरत महसूस हुई कम्युनिकेशन की, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो उसके लिए यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक जो डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट, उसने एक नेटवर्क, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको कहते हैं ARPANET। तो ये एक इसकी पहल थी जिससे इंटरनेट क्या है इस्तेमाल में आया। और अब होता क्या गया, जैसा जैसा इस्तेमाल करते गए तो उस वक्त के जो कंप्यूटर होते थे, आज के पीरियड के कंप्यूटर नहीं, जिनको हम आसानी से अपने हाथ में लेके फिर सकते हैं, उठा सकते हैं। जब क्या है बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे जिनका साइज़ भी बड़ा होता था। जी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ARPANET जो कि एक प्रोजेक्ट जो था वो एक लिमिटेड था, वो उसका जो एक्सेस था लिमिटेड था, जो उसकी मेंबरशिप वगैरह लेते थे उन्हीं के लिए एक्सेसिबल था, वहीं तक ही महदूद था वो। उसके बाद असल में इंटरनेट की जो बर्थ है, जो उसकी पैदाइश जिसको हम बोलेंगे, तो वो है 1 जनवरी 1983, जो कि एक इनकलाब बन के आया उस दौर में इंटरनेट की दुनिया में। असल ईजाद इंटरनेट की 1983 1 जनवरी से है, लेकिन शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट ARPANET 1960 से, जिसको मैं इस्तेमाल में था लेकिन महदूद था, लिमिटेड था। जी। तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल क्या है, जो मेंबर्स वगैरह जो उस डिपार्टमेंट से, जो ARPANEट जो यूएस डिफेंस हमने जो डिपार्टमेंट जो कहा था, जो उसकी मेंबरशिप लेते थे वहीं तक ही महदूद था। लेकिन मसला क्या हो रहा था कि अतराफ व अकनाफ जो मतलब दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से नेटवर्क से जोड़ा जाए। तो इनकलाब आया 1983 1 जनवरी में, और उसकी वजह क्या था, एक नया प्रोटोकॉल वजूद में आया जिसका नाम है TCP एंड IP, जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल था जो कि एक इनकलाब बन के आया, और उसके बाद जैसा जैसा दौर गुजरता गया ये इसमें तब्दीली भी आती गई, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। फिर 1989 में एक माहिर तबीयत जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट, तो जिसने 1989 में CERN जो कि एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक था, शायद गालिबन मैं समझता हूँ स्विट्ज़रलैंड का जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट था ये न्यूक्लियर का, तो वो साइंटिस्ट ने अपने कलीग्स के साथ, जो कि एक माहिर तबीयत था फिजिक्स, उसने तो एक तब्दीली लाई जो कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको कहते हैं, जिससे और सहूलतें बढ़ गई और इस्तेमाल में आना इंटरनेट का शुरू हुआ। तो शुरू हुआ 60s से, परवान चढ़ा 1983 में 1 जनवरी, फिर 89 से तो इनकलाब आया इंटरनेट की दुनिया में, और फिर तो पूरी दुनिया में फैल जी हाँ, जो कि आज है हम जो देख रहे हैं। आज इसके बिना दुनिया भी तसव्वुर नहीं कर सकते। जी बेशक, बिल्कुल ही नहीं। जी हाँ, द ग्रेट डिस्कवरीज में लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। You are listening to The Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Nothing is impossible
The word itself says, I'm possible. Audrey Hepburn. बहादुरी ये है कि आड़े वक्त में पड़ोसी का साथ दिया जाए और मुसीबत का वक्त सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। हज़रत इमाम हसन। रविंद्र कहते हैं, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं, वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया डालते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. ब्रेक के बाद मैं आपका फिर से खैर मकदम करती हूँ। हमारे साथ हैं मोहम्मद फसीउद्दीन सर। सर, बात इंटरनेट पे हो रही है, तो इंटरनेट के अहम इस्तेमालात क्या क्या हैं? मैम, इंटरनेट तो कई पर्पसेस के लिए, कई मकासद है जिसके लिए उसका इस्तेमाल आज के दौर में हो रहा है। जी, लेकिन सबसे अहम जो मकसद है, जो सबसे अहम जो इस्तेमाल है इंटरनेट का, वो है कम्युनिकेशंस। कि किस तरह, मतलब क्या है, जो एक दूसरे को लोग जो दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जो अपने मुकामों पे बैठे हुए हैं, वो किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, किस तरह से इसको आसान बनाएं। अब उसके बाद जो है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, एक तो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो रहा है, ईमेल्स के ज़रिए से हो रहा है। अब उसके बाद उसके इस्तेमालात अब इतने हो चुके हैं, एजुकेशन में भी है, एजुकेशन फील्ड में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह भी है, फिर बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल है, हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल है। हर जगह, हर फील्ड में अगर हम देखेंगे, चाहे छोटी सी छोटी ऑफिस क्यों ना हो, हर ऑफिस में कंप्यूटर है और वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल है। और इसका मेन मकसद है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करके। जी हाँ। जी सर। सर, अगर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इंटरनेट ने कम्युनिकेशन के निज़ाम को किस तरह तब्दील कर दिया? यूँ कह सकते हैं मैम कि इंटरनेट ने कम्युनिकेशन की दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया। उसने जी सर, एक इनकलाब की तरह आया, जिसके ज़रिए से क्या हुआ, कम्युनिकेशन में आसानी पैदा हुई। जैसा लोग मेल्स के ज़रिए से कम्युनिकेट, देखिए इंस्टेंट्स, यानी यूँ कहिए हम सेकंड्स में हम क्या है, दुनिया के किसी भी हिस्से से जुड़ सकते हैं इंटरनेट की मदद से। मिसाल के तौर पर, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं बात करना चाह रहा हूँ रशिया में बैठे मेरे किसी कलीग से या फ्रेंड से, तो उसके लिए मुझे अगर इंटरनेट कनेक्शन है स्पीड के साथ, अच्छी स्पीड के साथ, तो सेकंड्स में मैं अपने कलीग के साथ, अपने दोस्त के साथ जुड़ सकता हूँ, मेरे अपने के साथ जुड़ सकता हूँ। तो ये एक इनकलाब है इंटरनेट, ये कम्युनिकेशन की दुनिया में एक ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया है। यस मैम जी। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल रिसर्च के मामले में भी है। देखिए, ज़रूरतें हर एक की है। एक दौर हुआ करता था जब पोस्टल निज़ाम के ज़रिए से, कन्वेंशनल जो पोस्टल जो निज़ाम था, लेटर भेजना, उसके लिए वक्त लगना, लेकिन आज हम सेकंड्स में हम क्या है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ग्लोबली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एजुकेशन में इंटरनेट का क्या रोल है? एजुकेशन में जी सर, जी ज़ाहिरी बात है मैम, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है। जी सर। तो सबसे अहम, जैसा अगर आज के दौर में एक मज़ाहिया तौर पे मैं कहूँगा, अगर कोई टीचर है बच्चों के लिए तो गूगल बने हुआ है, टीचर्स के लिए भी गूगल बना हुआ है, एक सर्च इंजन। जी सर। तो एजुकेशन के ज़रिए से, ये इंटरनेट के ज़रिए से एजुकेशन सिस्टम में भी एक इनकलाब आ रहा है। बच्चे, चाहे स्टूडेंट्स हो या स्टाफ हो या कोई भी हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह है।
और साथ ही साथ क्या है मैम, रिसर्च के लिए टीचर्स को भी क्या है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना भी पड़ता है। वरना एक दौर में लाइब्रेरी में जाना या अपने कलीग से मिलना, वहाँ से बुक लेना या कलीग के पास से इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन आज हम घर बैठे या अपने दफ्तर से जहाँ कहीं भी आपको सहूलत है, इवन अब तो मिनी कंप्यूटर हमारे हाथ में है, मोबाइल वगैरह, तो अगर इंटरनेट हमारे पास है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसके ज़रिए से क्या है, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो, बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उनको चाहिए मटेरियल वगैरह, इवन कोर्सेज भी कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स वगैरह, चाहे कोई भी अगर न्यू कोर्स, क्योंकि हम भी टीचर्स हैं, हम भी असतज़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैम एक चीज़ फिक्स है, ख़ासकर कंप्यूटर की दुनिया में मैं कहता हूँ, जैसा मैं अब यहाँ पर हूँ और यहाँ से मेरे इस रूम से जाने के बाद क्या तब्दीली आती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की दुनिया में मैम, इंटरनेट की दुनिया में एक चीज़ फिक्स है और वो है चेंज, तब्दील, कभी भी तब्दीली आ सकती है। तो डे बाय डे क्या है, हमको क्या है अप टू डेट रहना पड़ता। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे ऑफिस में क्या है दस्तयाब नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है आसानी से इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए, इंफॉर्मेशन को देखिए, आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, कई चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन से मिलेगी, तो स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। और एजुकेशन सिस्टम में आज के दौर में क्या क्या नहीं, यहाँ तक कि हम लोग जैसा ChatGPT वगैरह ये सब सुनते हैं, ये है इंटरनेट के ज़रिए से कई लेसन प्लान्स टीचर्स वगैरह बनाते हैं, इवन स्टूडेंट्स वगैरह भी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं। तो कई इस्तेमालात है, कई फ़ायदे हैं एजुकेशन की दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए से। सर, एजुकेशन की बात तो हो गई, इंटरनेट ने कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया पर किस तरह अपना असर डाला है? यस मैम, देखिए मैम, जैसा फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जी सर, जो नए कारोबारी जो लोग होते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना पड़ता है उनको, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, रुपया नहीं होता है जिससे वो एक अपना फर्म एक इस्टेब्लिश कर सकें, कोई कंपनी डाल सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो कई ऐसे इंटरनेट के ज़रिए से कई ऐसे रोज़गार के जो मौके मिल रहे हैं, ख़ासकर एंटरप्रेन्योर्स को, जो नए कारोबार करने वालों को, जो घर बैठे विदाउट एनी इस्टेब्लिशमेंट, आई मीन टू से कि कोई कंपनी, बड़ी सी कंपनी के बगैर या बड़े से क्या है ज़्यादा उसमें कंप्यूटर्स या एम्प्लॉयज़ को हायर किए बगैर घर से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं बल्कि सर्विसेज वगैरह भी है। मिसाल के तौर पर जैसा आप स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो अब जैसा एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं आप, अखबार के ज़रिए से आप एडवर्टाइजमेंट देंगे करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा खर्च है। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है, आप व्हाट्सअप वगैरह पे हैं, तो आप अगर बिज़नेस शुरू करना चाहती है, जैसा आप लेडीज़ का जो जैसा है मेहंदी डिज़ाइन का है, तो वो प्रमोट करना चाहती है अपने बिज़नेस को कि हम यहाँ पर हमारे मकान पर इसकी सर्विस दे रहे हैं मेहंदी डिज़ाइन की। फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से इंफॉर्मेशन दे सकती है, ये सर्विसेज अपनी वो क्या है शेयर कर रही है वो, और साथ ही साथ क्या है अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर रही है। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जैसा जोमेटो की बात करेंगे हम, जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, स्विगी की बात करेंगे, तो इनके देखिए कोई होटल्स वगैरह नहीं है, विदाउट एनी एस्टैब्लिशमेंट कोई होटल्स वगैरह नहीं है, लेकिन आज करोड़ों में बिजनेस है इनका। जोमेटो का ले लीजिए, स्विगी का ले लीजिए, ये लोग दूसरों के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये क्या किया उन्होंने, अपना एक वेबसाइट बनाया, अपना एक ऐप बनाया, तो ये सब इंटरनेट के ज़रिए से तो हो रहा है, बिजनेस में इजाफा। उबर का ले लीजिए आप, ओला का ले लीजिए, एक पीरियड था इनके कार नहीं थे, दूसरों के कार, जिसकी कार है उसको हायर कर रहे थे ये लोग, यानी मालिक खुद वहाँ पर नौकर बन रहा है। तो ये तब्दीली को देखिए, इसको गौर कीजिए, तो ये सब इंटरनेट की वजह से है, जो कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर रहा है। द ग्रेट डिस्कवरीज में लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे अहमद नदीम कासमी की।
अहमद नदीम क़ासमी यकम नवंबर 1916 को ज़िला शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गाँव में हासिल की। 1935 में एमए की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुलाजमत करते रहे। 1942 में रिसाला तहज़ीब निस्वां और फूल के एडिटर रहे। वो अदब लतीफ़ और नुखुश के भी मुदीर रहे। उन्होंने फ़नून के नाम से भी अपना एक सेमाही जरीदा जारी किया, जिसके वो आखिरी वक्त तक मुदीर रहे। अहमद नदीम क़ासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और मारूफ अदबी सहाफ़ी भी। उनके निस्फ दर्जन के करीब शेरी मजमुए और 1 दर्जन से ज़्यादा अफसानवी मजमुए शाये हुए। अदबी मज़ामीन और अखबारी कालम नवीसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अपने अफसानों की वजह से हासिल की। पंजाब की देहाती ज़िंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का वो गैर मामूली सलीक़ा रखते थे। इसीलिए तमाम पढ़ने वालों में उनकी कहानियाँ बहुत मकबूल थीं। अहमद नदीम क़ासमी का ताल्लुक़ एक रिवायती मजहबी ख़ानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता रखा। उनके इस ज़हनी रवैये के असरात उनकी तख्लीक़ात में साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये थे अहमद नदीम क़ासमी के हालात ज़िंदगी। अर्ज़ किया है मैं आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to अर्ज़ किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। ब्रेक के बाद मैं आपका फिर से खैर मकदम करती हूँ हमारे शो द ग्रेट डिस्कवरीज में। शो पर हमारे साथ हैं मोहम्मद फसीहुद्दीन सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि इंटरनेट के साथ चैलेंजेस तो ज़रूर होंगे, इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं वो ज़रा बयान करें। सबसे बड़ा चैलेंज तो आता है मैम सिक्योरिटी का। जी सर। क्योंकि आज के दौर में हम अपने घर में भी रहते हैं तो अपने सामान की हिफाजत करना हम अच्छी तरह से मतलब क्या है कोशिश करते हैं कि किस तरह हमारे सामान की हिफाजत की जाए। तो इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई चैलेंज है तो वो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का। तो आपको ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि किस तरह से मतलब ये चैलेंजेस से मुकाबला किया जा सके। अब कई फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पेमेंट का ऑप्शन रखती है, जैसा कोई यूनिवर्सिटी है, अगर स्टूडेंट के लिए जैसा एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह का उसकी फ़ीस वगैरह है, सेमेस्टर फ़ीस वगैरह है, अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर प्रोटेक्ट नहीं हुई तो कितना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के ज़रिए से, कितना नुकसान। ऐसी न्यूज़ आती भी रहती है, कई चीज़ें हैक किए जा सकते हैं जी। ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना में। अगर ये डिपेंड करता आपकी डिज़ाइनिंग पे, क्योंकि जब भी कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो ऑनलाइन के ज़रिए से, चाहे ई कॉमर्स क्यों ना हो, जैसा बिज़नेस की दुनिया में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह देख लीजिए आप लोग, अगर वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन की हिफाजत नहीं कर सके, प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो कई कस्टमर्स रहते हैं जिनके डाटा, कंज्यूमर्स वगैरह जिनके डाटा को क्या है हैक किया जा सकता। हम लोग क्या है मेंबर ऑलरेडी क्या है कुछ फॉर एग्जांपल जैसा इंटरटेनमेंट की भी दुनिया में भी इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल है, तो इंटरटेनमेंट जैसा नेटफ्लिक्स वगैरह या आजकल के जो ऐप्स वगैरह बने हुए हैं, तो उस पर मेंबरशिप के लिए अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह फ्राहम करते हैं। तो अब ये ज़िम्मेदारी बनती है नेटफ्लिक्स वालों की
कि वो किस तरह से इनके क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन को महफूज कर सकें। अगर उनकी वजह से अगर ज़री सी लापरवाही हुई तो कितना बड़ा नुकसान दूसरों का नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। और एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर कोई गारंटी भी नहीं दे सकता सिक्योरिटी की। ये एक हमारी भी ये तो एग्रीमेंट होता है जिसको हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं SLA, कि सामने वाले कह रहे हैं कि आपसे कि हम आपकी इंफॉर्मेशन की हिफाजत करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करेंगे। दिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। व्हाट इज़ द गारंटी कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन की हिफाजत करेंगे। कभी भी अगर एक साइबर अटैक हुआ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चले जाएगी, एंड देयर इज़ नो गारंटी कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को दूसरों से महफूज रखेंगे। अब आप देख लीजिए, आप अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट जब आप जैसा कोई ब्राउज करते हैं ख़रीदने के लिए, उसके बाद अमेज़ॉन को बंद कर दीजिए, वही फ्लिपकार्ट में आप पलट के वापस आइए या फेसबुक में आइए, उस तरह के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के आपको एड्स दिखाई देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कैसा चलेगी? तो इस तरह के कई चीज़ें होती है। तो सबसे बड़ा मसला है थ्रेट्स का यहाँ पर, जो कि सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए तो इसको प्रमोट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, अवेयरनेस क्या होना चाहिए। जी सर, अगर ये इतना बड़ा थ्रेट है तो इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए एक इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल की सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, कई ऐसे सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है। जी सर। जैसा अब ईमेल है, अपने ईमेल का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये करें। जो भी आप जहाँ पर भी आप मेंबरशिप ले रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे हो या कोई ऐप पे हो, तो आप जो आपका यूज़र जो अकाउंट होता है, यूज़र नेम और आपका खासकर पासवर्ड जो कि सबसे अहम है। यूज़र नेम तो हम जैसा हमारी मेल आईडी सबके साथ शेयर करते, लेकिन हम हमारा पासवर्ड शेयर नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमारा मजबूत होना चाहिए हमारा पासवर्ड। और दूसरी बात यह है, जितना हो सकते हम अपनी इंफॉर्मेशन की हिफाजत करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें, ये सबसे अहम है। ये जिम्मेदारी है हर एक की। और नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट का उतना ही इस्तेमाल करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन अपनी इस दुनिया को क्या करें, बैलेंस रखें। आजकल एक जो बीमारी है, डिजिटल एडिक्शन की एक बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल एडिक्टेड। मतलब क्या है, मरीज होता जा रहा है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। देखिए, कई लोग ऐसे हैं आपस में घर में भी बैठे हुए मोबाइल में बिजी हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट से कोई यूट्यूब देख रहा है, यस, टाइम नहीं दे पा रहा। ये तो ये बहुत बड़ी, ये जो एडिक्शन, ये बहुत बड़ी बीमारी भी है। तो इससे क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ भी मुतासिर हो रही है। तो ये एक जिम्मेदारी है इंडिविजुअल की कि अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़िंदगी को क्या करे, बैलेंस करे वहाँ पर। और बाकी की इंफॉर्मेशन जो हमारी जो महफूज करना है, सिक्योरिटी वगैरह, ये तो पासवर्ड वगैरह हो गया। और दूसरा जो ई-कॉमर्स वगैरह जो वेबसाइट वगैरह हैं, ये लोग भी अपनी तरफ से, जैसा बैंकिंग वगैरह है, आपके अकाउंट के डिटेल्स वगैरह भी चाहिए, तो OTP वगैरह इस तरह के आपसे व्हाट शुड आई से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि वो OTP वगैरह किसी से शेयर ना करें। कई दफ़ा ऐसा होता है, OTP शेयर करके आपसे पूछते हैं और आप शेयर कर देते हैं, जिससे आपका नुकसान, अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। स्कैम्स वगैरह भी हो रहे हैं। द ग्रेट डिस्कवरीज मिलेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Audrey Hepburn. बहादुरी ये है कि आड़े वक्त में पड़ोसी का साथ दिया जाए और मुसीबत का वक्त सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। हज़रत इमाम हसन। रविंद्र कहते हैं, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं,
वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया डालते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. ब्रेक के बाद मैं आपका फिर से खैर मकदम करती हूँ। हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद फसी अहमद सर। सर, आपने बताया कि इंटरनेट एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। सर, नेटवर्क से क्या मुराद है? जी मैम, देखिए, जो हमने इब्तिदा में एक जो सवाल जो था कि इंटरनेट से क्या मुराद है, इंटरनेट क्या है, तो उसी में हमने एक चीज़ ये कवर की थी कि इंटरनेट क्या है। इट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो नेटवर्क कहते हैं दरअसल एक निज़ाम को जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पहले जो नेटवर्क हुआ करता था, मतलब एक कमरे की हद तक हुआ करता था, जैसा एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर से। तो जैसा अब हम तब्दीली की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में, जैसा इंटरनेट का जो दौर जो शुरू हुआ 60 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो असल जो बर्थ है इंटरनेट की वो 1983 1 जनवरी से आई है। तो जैसा जैसा इंटरनेट का इस्तेमाल जो कम्युनिकेशन की दुनिया में बढ़ता गया, तो वैसा नेटवर्क में भी तब्दीली आती गई है मैम। यानी नेटवर्क के भी अक़साम बनते गए हैं। जैसा मेरी मुराद है नेटवर्क के टाइप से, जैसा एक लाइन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, इस तरह के नेटवर्क्स बने हैं। तो जो लाइन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा मिसाल के तौर पर कोई बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में जैसा एक लैब है, उस लैब की हद तक कंप्यूटर एक दूसरे से उसी की हद तक जुड़े हुए हैं। यानी वहाँ पर जो शेयरिंग का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा उस रूम की हद तक ही होगा, तो वो लोकल हो जाए। ये लोकल एरिया नेटवर्क। अब उसी तरह आप चाह रहे हैं कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर को फिर दूसरी बिल्डिंग के कंप्यूटर से जोड़ा जाए, तो उसके लिए फिर दूसरा नेटवर्क। तो इस तरह से क्या है, जैसा जैसा इसमें जो रेवोल्यूशंस जो आते गया, इनकलाब जो आते गया, क्योंकि जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो ज़ाहिर बात है जब ज़रूरतें बढ़ेगी तो उसको सहूलत फराहम करना पड़ेगा। तो ये सब सहूलतें फराहम करने के लिए नेटवर्क में भी तब्दीली आती गई। तो नेटवर्क अगर सिंपल ये आप में मतलब है कि नेटवर्क है क्या, तो नेटवर्क से मुराद ये है कि जुड़े हुए कंप्यूटर, एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर, कनेक्टेड। जैसा मिसाल के तौर पर हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो एक ग्रुप के ज़रिए से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसकी अक़साम की बात करेंगे तो लाइन है, वैन है, मैन है, ये इस तरह के नेटवर्क हैं जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन होता यूँ आ रहा है क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस जो है हर एक के लिए क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। तो आजकल क्या है, बजाय नेटवर्क के टाइप्स पे जाने के, ज़्यादातर लोग क्या है अपने ईमेल्स के ज़रिए से उसके ज़रिए से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस TCP एंड IP प्रोटोकॉल जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी ईजाद है, जो कि 1983 में भी। सर, कंप्यूटर में एक लफ्ज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। आप उसके बारे में कुछ बताएं। जी मैम, देखिए, पहले तो ये जो इंटरनेट का हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग पार्ट को, यानी जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते, यानी कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर का मेन मकसद हमारा क्या है कि किस तरह कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये हमारा प्रॉब्लम बताने के लिए उससे हमको बात करना पड़ेगा, तो वो हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए से, जो कि एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ आते हैं हार्डवेयर। यही हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स को। यही वो मरहला है जिसमें आपका इंटरनेट आता है। तो इंटरनेट में दो चीज़ें भी आ चुकी है। एक
एक तो सबसे पहले इंटरनेट कहते हैं इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को, जी जो कि सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क में हैं। तो ये होगा आपका हार्डवेयर पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसका जो कम्युनिकेशंस जो बनाना है आपको एक मतलब प्लेस से दूसरे मुकाम पे, तो इतना फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है इंडिया में और दूसरा कंप्यूटर है किसी और मुल्क में, तो उसके लिए कोई वायर तो नहीं हम लगा सकते। यस, मतलब कोई ऐसा निज़ाम तो नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये राउटर्स वगैरह ये सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं जिसकी मदद से क्या है, हम क्या है एक्सेस कर सक रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल अब ईमेल है, जीमेल वगैरह है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर से हैं सारे के सारे। तो ये कंप्यूटर जो मैंने जिक्र किया था कि जो बर्थ हुई थी इसकी 83 में, उसके बाद जो नेक्स्ट जो पीरियड आया 1989 में, जिसमें एक फिजिसिस्ट जो था माहिर तबियात जिसका नाम है टिम बर्नर-ली, ये एक बहुत माहिर, ये फिजिक्स का प्रोफेसर था ये। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको एब्रीवेट किया जाता है CERN से, CERN, जो कि एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी स्विट्ज़रलैंड की। तो उस वक्त जो लोग उस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उन साइंटिस्ट को या ये जो टिम बर्नर-ली जो साइंटिस्ट था, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि कैसा अपनी रिसर्च की इंफॉर्मेशन मैं अपने कलीग से शेयर करूं। इसके लिए एक मुकाम से उसको दूसरे मुकाम जाना पड़ा था। तो उसने ईजाद की नया वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए से की गई, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो उस वक्त जो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग जब शुरू हुई इंटरनेट की दुनिया में, वो है HTML, जिसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये पहली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी जो कि जिसके ज़रिए से ये वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने का निज़ाम बना। फिर उसके बाद और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वजूद में आए, जैसा आपने नाम सुना होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका सबसे पहला जो नाम था इंटरनेट प्रोग्रामिंग था। यानी इसको बनाया गया था मेन इंटरनेट के मकसद के लिए। असल तो सबसे पहले तो ये लैंग्वेज को टेलीविज़न वगैरह पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस लैंग्वेज में वो खूबियाँ डेवलपर्स को, रिसर्चर्स को नज़र आए, जिससे उन्होंने क्या किया, उसके इस्तेमाल को इंटरनेट की दुनिया में भी लिया। फिर उसके बाद HTML, फिर जावा, अब जावा में जावा स्क्रिप्ट वगैरह है, ये सारी प्रोग्रामिंग। उसके बाद फिर अब पाइथन आ गया, जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग जो टूल्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आजकल इंटरनेट पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो ना सिर्फ वो टूल्स बनाने के लिए बल्कि वेब डेवलपमेंट के लिए भी। दो फील्ड है मैम सॉफ्टवेयर के, एक वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड है और दूसरी है आपकी वेब डेवलपमेंट फील्ड। तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ ये वर्ड है वेब डेवलपमेंट, वेब। तो ये वेब डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्रामिंग होना पड़ता। तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग जो हो रही है HTML से लेके आज का जो पीरियड है पाइथन का, जबकि पाइथन भी ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन इस्तेमाल में अब बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अब इस्तेमाल में आ रही है, अब लोगों ज़ुबान पे इसका नाम आ रहा है। अदरवाइज 2005 में पाइथन वगैरह कोई पढ़ता नहीं था, जबकि थी वो 2005 में जी थी। हाँ, वो तो 90s के पीरियड में भी थी वो, लेकिन इस्तेमाल में नहीं थी वो, इस्तेमाल में नहीं थी। हम जब खुद जब इंजीनियरिंग करते थे 2001 में, तो लाइब्रेरी में हम एक बुक देखते थे पाइथन की, और हम सोचते थे कि ये लैंग्वेज का क्या है, और आज देखिए आज उसका बूम आप देख सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट इंटरनेट से क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो उसकी फील्ड में जो प्रोग्रामिंग हो रही है कई लैंग्वेजेस है मैम। HTML है, डायनामिक HTML भी है मैम, फिर XML वगैरह है, जावा एक स्क्रिप्ट है, स्टर्स है, जावा लैंग्वेज के कई फीचर्स आते हैं। साथ ही साथ .NET प्रोग्रामिंग भी होती है इसमें, और ये पाइथन वगैरह भी, ये लैंग्वेजेस है जिसके ज़रिए से प्रोग्रामिंग की जाती है। थैंक यू सो मच सर, अपनी नॉलेज का ख़जाना शेयर करने के लिए। इंटरनेट पे हमें काफ़ी डेप्थ में मालूमात हासिल हुई है इस प्रोग्राम के ज़रिए। उम्मीद है आप सबको भी हमारा आज का शो पसंद आया होगा। आपका शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया मैम। द ग्रेट डिस्कवरीज में आज बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर होंगे हम हाजिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। दिस इज़ अनम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। आप सुन रहे थे द ग्रेट डिस्कवरीज रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।
Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.